पंजाब में 2025 की बाढ़, ये शब्द ही अपने आप में एक एहसास दिलाते हैं तबाही का। हाँ। आज हम इसी विनाशकारी बाढ़ से जुड़ी जो भी जानकारी हमारे पास है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके असर वो कितने लंबे समय तक रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इसका स्केल, इसका पैमाना बहुत बड़ा था। हाँ बिल्कुल, जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि कम से कम 12 जिले सीधे तौर पर इसकी चपेट में आए। 12 जिले? हाँ, और खासकर जो उत्तरी और मध्य पंजाब के इलाके हैं, जैसे गुरदासपुर, होशियारपुर, रोपड़, जलंधर, कपूरथला, फिरोजपुर, ये सारे नाम आ रहे थे खबरों में। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। और जाहिर है जब इतने बड़े इलाके में ऐसा कुछ होता है तो इंसानों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है। जो आंकड़ा आ रहा है करीब 3 लाख लोगों का कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, ये सोचने में भी मुश्किल लगता है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। 3 लाख लोग। उन्हें स्कूलों में, गुरुद्वारे में, जो कम्युनिटी हॉल वगैरह होते हैं, वहाँ रिलीफ कैंप्स में रहना पड़ रहा है। और सबसे दुखद बात तो ये है कि कई लोगों की जानें भी गई हैं। दर्जनों का आंकड़ा तो कंफर्म है, पर असल संख्या शायद ज्यादा हो। बिल्कुल। और देखिए, ऐसी बड़ी आपदाएं जो होती है ना, वो अक्सर कई वजहों के एक साथ आने से होती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस एक ही कारण हो। भारी बारिश हुई, नदियां उफान पर आईं, ये तो थे ही, लेकिन कुछ और पहलू भी हैं इसमें जिन्होंने शायद हालात को और बिगाड़ा। उन पर हम आगे बात करेंगे। हाँ, वो समझना बहुत जरूरी है। नुकसान की बात करें तो फसलों का जिक्र बार बार आ रहा है। हाँ, खेती पर बहुत बुरा असर पड़ा है। धान, मक्का, गन्ना, हजारों एकड़ जमीन पर पानी भर गया। और धान की फसल तो शायद बिल्कुल कटाई के लिए तैयार थी। जी हाँ बिल्कुल, तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ किसानों की बात नहीं है। नहीं, ये तो पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला है। पंजाब की खाद्य सुरक्षा का भी सवाल है। सही कहा। और सिर्फ फसलें नहीं, जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे भी बहुत नुकसान पहुंचा है। सड़कें, पुल, इनके बारे में भी रिपोर्ट्स थीं। हाँ, बहुत सी जरूरी सड़कें बह गईं। कई पुल या तो टूट गए या इतने खराब हो गए कि इस्तेमाल लायक नहीं रहे। इससे तो राहत पहुंचाने में भी दिक्कत आई होगी। बिल्कुल। और घरों का तो खैर पूछिए मत। कितने घर गिरे, कितनों में पानी भर गया। ये सब देखकर सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ बहुत ज्यादा बारिश थी या कुछ और भी था इसके पीछे? चलिए इन कारणों को ही थोड़ा और खोलते हैं। जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं या सरकारी बयान आए हैं, उनमें क्या मुख्य बातें कही जा रही हैं? देखिए, मोटे तौर पर 3-4 चीजें सामने आ रही हैं। एक तो जैसा हमने कहा, बहुत ज्यादा बारिश, हिमाचल प्रदेश में भी और पंजाब के अपने कई हिस्सों में भी। मतलब मानसून के औसत से कहीं ज्यादा। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ बारिश जिसे कहते हैं। बिल्कुल। दूसरा, इस भारी बारिश से जो बड़ी नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, उनमें पानी का लेवल बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ गया, जिसे हम कहते हैं कि नदियां उफान पर आ गई। और तीसरा कारण जिस पर अक्सर बहस भी होती है, वो है बड़े बांधों से पानी छोड़ा जाना। भाखड़ा और पोंग डैम। जी, जब उनमें पानी हद से ज्यादा जमा हो गया तो गेट खोलने पड़े। अब इससे हुआ ये कि नदियों के निचले इलाकों में पानी का दबाव और ज्यादा बढ़ गया। तो ये तो हो गए वो कारण जो सीधे सीधे दिख रहे हैं। हाँ, ये तात्कालिक कारण कह सकते हैं। लेकिन जैसा आपने पहले इशारा किया था, क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या इसमें कुछ इंसानी पहलू, मतलब मानवीय कारक भी शामिल थे? यहीं पर बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। देखिए, भारी बारिश तो प्राकृतिक है, नदियों का उफान भी उसी का नतीजा है, और बांधों से पानी छोड़ना भी कई बार एक तकनीकी मजबूरी बन जाती है। हाँ। लेकिन इन चीजों का असर कितना विनाशकारी होगा, इसमें हम इंसानों के किए धरे का बहुत बड़ा हाथ होता है। कई रिपोर्ट्स इसी तरफ इशारा कर रही हैं। अच्छा, जैसे कि क्या कुछ खास चीजें पता चली हैं? पहली चीज है ड्रेनेज सिस्टम, यानी पानी की निकासी की व्यवस्था। कई शहर और कस्बे, खासकर वो जो पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से फैले हैं, वहां पानी निकलने के रास्ते ठीक नहीं है या काफी नहीं है। एक रिपोर्ट में खास तौर पर लुधियाना और जालंधर के कुछ बाहरी इलाकों का जिक्र था कि वहां शहरीकरण तो बहुत तेज हुआ, पर ड्रेनेज सिस्टम उस हिसाब से बना ही नहीं। अच्छा, तो मतलब विकास तो हुआ पर पानी कैसे निकलेगा ये नहीं सोचा गया। कुछ ऐसा ही लगता है। नतीजा ये हुआ कि इन नए इलाकों में पानी कई कई दिनों तक भरा रहा, पुराने शहरों के मुकाबले, तो नुकसान भी ज्यादा हुआ। और दूसरी बात, आपने और पहलुओं का जिक्र किया था। दूसरी अहम बात है पानी के जो कुदरती रास्ते होते हैं, उन पर कब्जा, अतिक्रमण। नदियों के किनारे? हाँ, नदियां सिर्फ अपनी धारा में नहीं बहती, उनका एक फैलाव का इलाका होता है जिसे फ्लड प्लेन कहते हैं।
बाढ़ के वक्त पानी वहां फैलता है। अब कई जगह क्या हुआ है, सतलुज और ब्यास के किनारों पर जो पहले फ्लड प्लेन थे, वहां लोगों ने घर बना लिए, कॉलोनियां बस गईं, फैक्ट्रियां लग गईं। ओह, तो जब नदी अपने असली रूप में आई तो उसने अपना रास्ता वापस ले लिया, और ये जो निर्माण थे ये सबसे पहले डूबे। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। और वो तटबंधों का क्या हुआ? अक्सर सुनते हैं कि तटबंध टूट गए। हाँ, वो एक और कमजोर कड़ी साबित हुए। तटबंध यानी एम्बैंकमेंट्स। कई जगहों पर, खासकर गांवों के पास, ये तटबंध या तो बहुत पुराने थे या मिट्टी के बने थे जिनकी ठीक से देखभाल नहीं हुई थी। मरम्मत नहीं हुई थी उनकी। लगता तो यही है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी आया कि कहीं कहीं अवैध माइनिंग, रेत वगैरह निकालने से भी ये कमजोर हो गए थे। तो जब पानी का जोर पड़ा तो ये झेल नहीं पाए और टूट गए, और पानी सीधा गांव में। तो मतलब प्राकृतिक आपदा तो थी ही, पर इन चीजों ने खराब ड्रेनेज, अतिक्रमण, कमजोर तटबंध, इन्होंने मिलकर तबाही को और बढ़ा दिया। बिल्कुल, ये एक तरह से प्रकृति और हमारी लापरवाही का घातक मेल था। ये तो हुई कारणों की बात। अब आते हैं राहत और बचाव के कामों पर। इतनी बड़ी तबाही थी, सरकार, प्रशासन, इन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया? देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उससे लगता है कि कोशिश की गई कि तेजी से काम हो। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एसडीआरएफ स्टेट वाली फोर्स, इनकी टीमें फौरन लगाई गईं। सेना को भी बुलाया गया था शायद। हाँ, आर्मी को भी बुलाया गया, खासकर उन इलाकों में जहां हालात बहुत ज्यादा खराब थे या जहां स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत थी। लेकिन लोगों तक पहुंचना कितना मुश्किल रहा होगा। सड़कें टूटी हुई थीं, कई इलाके तो बिल्कुल कट गए थे। हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। शुरू के 1-2 दिन तो कई अंदरूनी गांवों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा था। टीमों ने नावों का बहुत इस्तेमाल किया, लोगों को निकालने के लिए भी और उन तक जरूरी सामान जैसे खाना पानी पहुंचाने के लिए भी। और जहां नावें भी नहीं जा सकती थीं, वहां फिर हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल हुआ। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगे। बीमार लोगों को या जो बहुत बुरी तरह फंसे थे उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। राहत के सामान में क्या क्या चीजें दी जा रही थीं? सिर्फ खाने के पैकेट और पानी नहीं। पता था कि पानी उतरने के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ेगा, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पानी साफ करने वाली गोलियां, ओआरएस के पैकेट, इन पर खास जोर था। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, दवाइयाँ, तिरपाल, कंबल, ये सब चीजें भी ट्रकों वगैरह से भेजी गईं। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें कई डिपार्टमेंट्स लगे थे और बहुत सी एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाएं भी मदद कर रही थी। और मुआवजे का क्या हुआ? जिन लोगों का सब कुछ चला गया उनके लिए सरकार ने कुछ घोषणा की? राज्य सरकार ने मुआवजा पैकेज अनाउंस किया है। जिनकी जान गई उनके परिवारों के लिए रकम है, जो घायल हुए उनके लिए मदद है, और जिनका घर या फसल बर्बाद हुई है उनके नुकसान के लिए भी मुआवजा देने की बात कही है। ये तो जरूरी कदम है। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया जो होती है ना, वो अक्सर थोड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल कैसे? क्या दिक्कतें आती हैं इसमें? सबसे बड़ी चुनौती होती है नुकसान का सही सही अंदाजा लगाना। असेसमेंट करना। जैसे फसलें हैं, किसी की पूरी फसल बह गई, किसी की जमीन पर कई कई इंच मोटी सिल्ट जम गई, इसका नुकसान कैसे तय होगा? हाँ, ये तो मुश्किल काम है। घरों का नुकसान है तो ये आकलन करना और फिर लोगों तक मुआवजा पहुंचाना, इसमें वक्त लगता है। और कई बार शिकायतें भी आती हैं कि सही मुआवजा नहीं मिला या देर से मिला। इसमें पारदर्शिता बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पारदर्शिता और थोड़ी संवेदनशीलता भी। चलिए, राहत कार्य चल रहे हैं, मुआवजे की बात हो गई, लेकिन क्या अब चिंताएं खत्म हो गई हैं या आने वाले दिनों में भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं? नहीं, चुनौतियां तो अभी खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि शायद कुछ नई तरह की चुनौतियां अब शुरू हो रही हैं। सबसे पहली और सबसे गंभीर चिंता है लोगों की सेहत को लेकर, हेल्थ इश्यूज। बीमारियों का डर। हाँ, जैसा हमने पहले कहा, पानी से होने वाली बीमारियां। जो पानी जमा है उसमें मच्छर पनपेंगे, डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग वाले भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में ऐसे केस बढ़ सकते हैं। खासकर रिलीफ कैंप्स में, जहां भीड़ भी ज्यादा होती है। बिल्कुल, वहां साफ सफाई रखना भी एक बड़ी चुनौती है। और पीने का पानी अगर दूषित हो गया तो डायरिया, हैजा, इनका भी डर है। ये तो वाकई चिंता की बात है। सेहत के अलावा और क्या असर हो सकते हैं? अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। पंजाब को देश का अन्न भंडार कहते हैं। धान और गन्ने जैसी मुख्य फसलें इतने बड़े पैमाने पर खराब होने का मतलब है कि ये सिर्फ किसानों की कमर नहीं तोड़ेगा। नहीं, ये तो राज्य की पूरी जीडीपी को हिला देगा। बिल्कुल, और इसका असर आगे चलकर शायद चावल, चीनी, इन चीजों की कीमतों पर भी देखने को मिले। सप्लाई चेन जो बाधित हुई है उसका असर मंडियों पर, दूसरे उद्योगों पर भी पड़ेगा। और समाज पर क्या असर होगा? जो लोग बेघर हुए हैं, विस्थापित हुए हैं, उनका भविष्य क्या है? ये शायद सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला मुद्दा है, पुनर्वास का।
रिहैबिलिटेशन। जिनके घर टूट गए, जमीन खराब हो गई, काम धंधा छिन गया, वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर ऐसे में लोग शहरों की तरफ जाते हैं, काम की तलाश में। माइग्रेशन होता है। इससे शहरों पर भी दबाव बढ़ता है और इन लोगों को नई जगह पर बसने में बहुत मुश्किलें आती हैं, सामाजिक भी, आर्थिक भी। उन्हें सिर्फ घर नहीं, रोजगार भी चाहिए। बिल्कुल। सरकार के लिए इन लाखों लोगों को ठीक से बसाना, उन्हें आजीविका के साधन देना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसमें सालों लग सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने देखा कि पंजाब में 2025 के बाढ़ बहुत बड़े पैमाने पर आई। कई जिले प्रभावित हुए, लाखों लोग बेघर हुए और जान माल का भारी नुकसान हुआ। हाँ, और हमने ये भी समझा कि इसके कारण सिर्फ कुदरती नहीं थे। बहुत ज़्यादा बारिश और नदियों के उफान के साथ साथ इंसानी दखलंदाजी का भी बड़ा रोल था। जैसे शहरों का बेतरतीब फैलाव, पानी निकासी का ठीक ना होना, नदियों के किनारों पर कब्जे और तटबंधों की अनदेखी या कमजोरी, इन सब ने मिलकर आपदा को और भयानक बना दिया। राहत का काम तेजी से शुरू हुआ, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, प्रशासन सब लगे। मुआवजे का ऐलान भी हुआ है, लेकिन वो लोगों तक सही ढंग से पहुंचे, ये देखना होगा। जी, और आगे की चिंताएं भी अपनी जगह हैं। बीमारियों का खतरा, अर्थव्यवस्था पर चोट और लाखों लोगों के पुनर्वास का लंबा और मुश्किल काम। ये पूरी स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है, खास तौर पर जब हम उन कारणों को देखते हैं जो सीधे हमसे जुड़े हैं, जैसे अतिक्रमण या खराब प्लानिंग। हाँ, क्या हम विकास के नाम पर प्रकृति की चेतावनियों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है। ये दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हमें अपनी प्लानिंग, अपनी तैयारियों और पर्यावरण के प्रति अपने रवैये पर दोबारा सोचने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में रहना चाहिए। भविष्य में ऐसी तबाही से बचने के लिए या कम से कम उसके असर को कम करने के लिए हम विकास और प्रकृति में तालमेल कैसे बिठा सकते हैं? क्या हम पानी के जो कुदरती रास्ते हैं, नदियां, नाले, उनके फैलने की जगह उनका सम्मान करते हुए अपने शहर, अपने गांव, अपना